इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट विच इज़ चैप्टर नंबर 1 इन स्टैटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है जिस पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में, इसको हमने मान लिया लेट्स से P, और दूसरा इस डायरेक्शन में, इसको हमने मान लिया Q। ठीक है, ये दो फोर्सेस हैं। सो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, हम इस पॉइंट को O मान ले रहे हैं जिस पे ये दोनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ये अलोंग OX हो जाएगा, ये अलोंग OY हो जाएगा। तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं, इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इन दोनों के बीच में होगा इस तरीके से। ये हम यूजुअली डिनोट करते हैं R या F से। सो यहाँ पर R क्या है? R इज रिजल्टेंट फोर्स। और अगर हमें इस रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, सो इसका फॉर्मूला क्या होता है? R स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर। जो भी यहाँ पर हमें फोर्स गिवन होगा वो हम P से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस एल्फा। नाउ ये अल्फ़ा कौन सा एंगल होगा? ये जो दो फोर्सेस की हम बात करेंगे उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर अल्फ़ा से। और अगर मैं बात करूँ, ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट और OX का जो एंगल है जो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं थीटा से। ठीक है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए जो हमने एंगल यूज़ किया है वो इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है अल्फ़ा। सो ये फर्स्ट फार्मूला हो गया जिसका यूज़ हम करेंगे अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसे कैलकुलेट करिए। नाउ नेक्स्ट इज, अगर हमें इस थीटा को कैलकुलेट करना हो कि ये जो एंगल है वो कितना है, दैट मीन्स अगर हमसे डायरेक्शन पूछी जाए रिजल्टेंट की, तो उसका वे है कैलकुलेट करने का। tan थीटा इज इक्वल्स टू Q साइन एल्फा डिवाइडेड बाय P प्लस Q कॉस एल्फा। सो ये हमारे पास सेकेंड फार्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग, सेकेंड फार्मूला एज सच इस चैप्टर का सेकेंड फार्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिससे हम डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी रिजल्टेंट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इस वाले फार्मूले से कैलकुलेट की जाएगी। इसी फार्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू, टैन को साइड शिफ्ट कर देंगे तो टैन इनवर्स Q साइन एल्फा बाय P प्लस Q कॉस एल्फा। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रिजल्टेंट और डायरेक्शन किस तरीके से निकाला जाता है। नाउ अब जैसे कि यही सेम चीज़ अगर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस की बात करें, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। सो ये एक पॉइंट है जिस पे फोर्स जो है एक्ट हो रहा है, एक इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में। सो इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा हमें वो ऐसे मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं, इस पैरेललोग्राम को मैं कंप्लीट कर देती हूँ, और ये मैंने मान लिया O, दिस इज़ A, दिस इज़ B एंड C। ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। ठीक है, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया वही सेम चीज़ है। और अब मैं इसको पैरेललोग्राम में इसकी बात कर रही हूँ, तो आप ये देख सकते हो कि जो रिजल्टेंट हमें मिलता है वो डायगोनल पे मिलता है। जो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा वो बेसिकली रिजल्टेंट होगा। मैंने यहाँ पर जो दो फोर्सेस लिए हैं P एंड Q, वो इन दोनों इसके साइड्स के लिए हैं और मुझे रिजल्टेंट इसके बीच में मिल रहा है, दैट इज़ R। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? OA प्लस OC इज इक्वल्स टू OB, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वही सेम चीज़ जो है हमने यहाँ पर बात की गई है। ओके, सो नाउ अगर हमें कैलकुलेट करना है, ये जो P एंड Q की बात हो रही है, आप पहले इसको लिख लो कि जो P एंड Q है वो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स R। यहाँ पर R हमारे पास रिजल्टेंट है जो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें ये P
एंड क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, या सॉरी इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो, तो हम किस तरीके से करेंगे, क्योंकि हम बोल रहे हैं पी एन क्यू फोर्सेस है, यहाँ पे रिजल्टेंट जो है वो भी एक फोर्स है। तो थ्रू आउट द यूनिट, थ्रू आउट द चैप्टर जो इसकी यूनिट चलेगी दैट विल बी एन न्यूटन, ठीक है। तो अब हम कंपोनेंट एंड रिजॉल्व्ड पार्ट्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको पहले समझ लेते हैं। नाउ लेट्स से अगर हमें कंपोनेंट फाइंड करना है ऑफ गिवन फोर्स इन एनी डायरेक्शन, जो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि ये ओ पॉइंट है जिस पे फोर्स एक्ट कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, और इसका रिजल्टेंट है ये आर, ठीक है। तो मैं पी की बात कर रही हूँ, लाइक अगर ये एक्स एक्सिस है, दिस इज़ वाई, सो इसको हमने मान लिया क्यू, और तो हमें इसके कंपोनेंट्स को फाइंड करना है। ये एंगल मैंने मान लिया दिस इज़ एल्फ़ा, दिस इज़ बीटा, ठीक है। अब मैंने पूरा एंगल अल्फ़ा, पूरा एंगल नहीं माना है, जो क्यू फोर्स है और रिजल्टेंट के बीच का जो एंगल है वो अल्फ़ा है, रिजल्टेंट और एक्स के बीच का जो हॉरिजॉन्टल है लाइन है उसके बीच का एंगल बीटा है, और हम फाइंड कर रहे हैं पी एन क्यू की वैल्यू। सो इसका फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, लाइक अलोंग ओ एक्स अगर हम फाइंड कर रहे हैं विच इज़ पी, तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। इन जनरल इसका फॉर्मूला होता है कंपोनेंट ऑफ गिवन फोर्स, दिस इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट आर साइन अदर एंगल डिवाइडेड बाय साइन सम ऑफ एंगल। सो ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अब अप्लाई कैसे करना है, सपोज करो हम पी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखना है, रिजल्टेंट। अगर रिजल्टेंट एफ दे रखा है, यहाँ पर मैंने आर ले रखा है तो मैं आर ही ले रही हूँ रिजल्टेंट, बट इन केस रिजल्टेंट एफ भी दिया होता है काफ़ी बार क्वेश्चन में, तो हम एफ लेंगे। सो आर देन साइन अदर एंगल का मतलब ये है, अगर आप पी फाइंड कर रही हो तो इसका अदर एंगल होगा एल्फा, जो दूसरा एंगल है जो रिजल्टेंट और दूसरे वाले फोर्स के बीच में बन रहा है। अगर मैं क्यू फाइंड कर रही हूँ तो आई विल टेक द एंगल बीटा, ये इसके लिए अदर एंगल कहलाएगा। सो आर साइन एल्फा डिवाइडेड बाय साइन एल्फा प्लस बीटा। सो ये जो फॉर्मूला है इससे हम जो पी फोर्स का मैग्नीट्यूड है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें क्यू फाइंड करना है देन अगेन रिजल्टेंट आर साइन अदर एंगल हो जाएगा बीटा डिवाइडेड बाय सम ऑफ एंगल साइन सम ऑफ एंगल अल्फा प्लस बीटा। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं पी एंड क्यू कंपोनेंट। नाउ अब बात आती है रिजॉल्व्ड पार्ट्स की, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। रिजॉल्व्ड पार्ट्स ऑफ गिवन फोर्सेस अलोंग ओ एक्स और अलोंग ओ वाई। रिजॉल्व्ड पार्ट्स है क्या कि सपोज करो ये जो डायग्राम है, चलो मैं अलग से बना देती हूँ, ये वो गिवन पॉइंट हो गया ओ, ये हो गया एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, और इसके अलोंग है पी फोर्स, इसके अलोंग है क्यू फोर्स, और ये मैंने रिजल्टेंट बना लिया आर। तो यहाँ पर लेट्स से एंगल बीटा है, यहाँ पर एंगल एल्फा है, तो इसी को मैं रिजॉल्व पार्ट कब कहूँगी, इस पी और क्यू को रिजॉल्व पार्ट हम तब कहेंगे जब एल्फ़ा प्लस बीटा इन दोनों का सम एल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री हो, या फिर ये बोलो कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं वो 90 डिग्री पर हो, राइट एंगल पर हो, तो हम इसको रिजॉल्व पार्ट बोलेंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये कंपोनेंट कहलाएंगे। तो अगर मुझे यही सेम चीज़ कैलकुलेट करनी है जो मैंने अभी जस्ट रिजॉल्व की जो बात की, अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पर अदर एंगल का कोई रोल नहीं है, मैं यही सेम डायग्राम बना देती हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया एल्फ़ा। सो अगर हमें रिजॉल्व्ड पार्ट कैलकुलेट करना है अलोंग ओ एक्स का, तो फॉर्मूला हो जाएगा आर कॉस एल्फ़ा, ठीक है, और अलोंग ओ वाई हो जाएगा आर साइन एल्फ़ा। अब याद कैसे रखना है, दिस इज रिजॉल्व्ड पार्ट्स अलोंग ओ एक्स एंड अलोंग ओ वाई। अब आप देखो ये जो एल्फ़ा है वो जिसके साथ भी एंगल बना रहा है, मतलब अलोंग ओ एक्स बना रहा है, तो हमने कॉस यूज़ किया है। अगर वो
साइन के साथ, मतलब ये जो क्यू वाला है उसके साथ बनाता, अलॉन्ग ओ वाई के साथ एंगल बनाता, तो हम यहाँ पर कॉस यूज़ करते। तो इन शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो जिसके साथ भी वो एंगल बनाएगा उसमें आपको कॉस लिखना है, जहाँ एंगल नहीं बन रहा है उसको आपको साइन लिखना है। सपोज करो कि अगर मैं ये एंगल यहाँ नहीं दे रही, अल्फ़ा यहाँ से हटा के हम यहाँ कर देते हैं। अब हम अगर अलॉन्ग ओ वाई की बात करेंगे तो आई विल राइट आर साइन एल्फ़ा, और अलॉन्ग ओ वाई के लिए आर कॉस एल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके रिजॉल्व पार्ट होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। लॉ ऑफ फोर्सेस, अभी तक हम दो फोर्सेस की बात कर रहे थे। अब हम अगर बोलें कि ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर थ्री फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में, ये हो गया ओ ए, दूसरा इस डायरेक्शन में ओ बी, और तीसरा इस डायरेक्शन में ओ सी। ये तीन फोर्सेस हैं। तो ये जो तीनों फोर्सेस हैं, अगर हम इसे सपोज करो एक ट्रायंगल की साइड्स के वे में बोलना चाहते हैं, तो मैंने ये बना लिया ओ, और ये जो ओ ए वाला है मैंने इस साइड बना लिया। मैं डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रही हूँ, फोर्स इस साइड जा रहा था तो फोर्स अभी भी, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इसी साइड पर है। देन आप देखो ओ बी की डायरेक्शन ऐसे है, तो हमने उसको इस तरीके से बना लिया, डायरेक्शन एज इट इज़ रखी है, ये हो गया बी। ओ सी की डायरेक्शन ऐसे है तो हमने इसको बना लिया इस तरीके से। तो डायरेक्शन हमने चेंज नहीं किया है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस यही बोलता है कि अगर तीन फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये आपस में इक्विलिब्रियम में रहेंगे। दिस इज इक्वल्स टू ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी। एज आई सेड कि जो तीनों फोर्सेस हैं वो आपस में इक्विलिब्रियम में हैं, तो आई कैन राइट P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। सपोज करो ये वो पॉइंट है जिस पे फोर्स एक्ट कर रहा है, तो एक इस डायरेक्शन में था जिसको हमने ट्रायंगल की साइड्स बना दी थी, दिस इज़ ए बी, ये हो गया सी, और इस साइड से ये आ गया। इसको फोर्स P बोल देते हैं, Q एंड R। ये इक्विलिब्रियम में किस तरीके से कनेक्टेड है, अब जैसे कि ये जो बी सी है ये पैरेलल होगा ए डी के, ए और बी जो है, ए बी जो है वो पैरेलल होगा डी सी के। ठीक है, तो अगर ये फोर्स क्यू है तो हम इसको भी क्यू बोल सकते हैं। इफ़ दिस इज़ पी तो ये भी पी हो जाएगा। अभी हमने बोला कि जो फोर्सेस हैं वो आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो। नाउ अगर मैं यहाँ पर सी ए लिख रही हूँ, लेट्स से सी ए, और हमने लिख दिया इसको माइनस ए माइनस सी ए, तो इसका मतलब क्या है, ये जो नेगेटिव है वो ये शो कर रहा है इसकी डायरेक्शन जो है बिल्कुल अपोजिट है। तो नेगेटिव का यहाँ पर डायरेक्शन से बस लेना देना है। तो हम अगर इस सी ए को इधर शिफ्ट करते हैं तो सो दिस विल बी ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू माइनस सी ए। ठीक है, तो ये डायरेक्शन है बेसिकली। तो हम इस माइनस सी ए को कैसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी। अब इस नेगेटिव को हटाना है तो आई कैन राइट इट एज ए सी। तो यही हमारे पास है ट्रायंगल लॉ, और आपको इसको ध्यान रखना है। जैसा कि हमने पैरेललोग्राम में डिस्कस किया था वही सेम चीज़ है। अब आप उससे अगर कनेक्ट करना चाहो तो अगर पी ए फोर्स है, क्यू फोर्स ऐसे जा रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो था वो इस डायरेक्शन में जा रहा था। यहाँ पर अब हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन जो था वो ऐसे है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। लेट्स सी कि ये ओ पॉइंट है और एक इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है ओ ए के अलोंग, ओ बी के अलोंग। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है लैम्डा इंटू ओ ए, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है म्यू इंटू ओ बी।
और अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, ए बी को ज्वाइन करूं, तो किस इन दोनों के बीच में, या फिर ऐसा बोलो कि सी एक पॉइंट लाई कर रहा है ए बी लाइन पर, ठीक है। अभी मैं ये नहीं बोल रही कि सी पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, वो उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगी। ये सी पॉइंट कहीं भी हो सकता है, बट इस ए बी लाइन पर ही जो है लाई कर रहा है। तो अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ओ सी का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी लैम्डा प्लस म्यू इंटू ओ सी। मतलब कि ये जो मैग्नीट्यूड है और ये जो मैग्नीट्यूड है, दोनों मैग्नीट्यूड का एड ऑन है लैम्डा प्लस म्यू। और सॉरी, मतलब आप ऐसे समझो, ये जो म्यू है और ये जो लैम्डा है इसका सम है, और ओ सी के अलॉन्ग चल रहा था, हमने ओ सी लिख दिया, जो भी इसका फोर्स होगा। अब इसको इन पर्टिकुलर समझो। लेट्स से कि अगर मैंने लैम्डा की वैल्यू 1 ले ली और म्यू की वैल्यू भी 1 ले ली, तो इसका अगर हम पर्टिकुलर केस डिस्कस करें तो वो किस तरीके से होगा। ये वो पॉइंट ओ था और अलोंग ओ ए ये एक्ट कर रहा था, लैम्डा की वैल्यू मैंने ओ ली है, तो ये जो फोर्स है वो ओ ए हो गया। देन ओ बी मैंने म्यू की वैल्यू ले रखी है और 1, तो ये हो जाएगा सिर्फ ओ बी। अब हम ये जो सी पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, ये सी पॉइंट जो है वो इस तरीके से लाई करता है कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, लैम्डा सी ए इज इक्वल्स टू म्यू सी बी, ठीक है। सो सी ए ये रहा, और जो ये रेशियो है, किस तरीके से ये रेशियो डिवाइड हुआ है वो इस चीज़ को बता रहा है, म्यू सी बी। अगर मैंने लैम्डा की वैल्यू भी 1 ले ली और म्यू की वैल्यू भी 1 ले ली, तो ये कैसे रिड्यूस हो जाएगा, दिस विल बी सी ए इज इक्वल्स टू सी बी। मतलब ये वाला कौन सा केस हुआ। अब इस केस में जो सी है वो मिड पॉइंट है ए और बी का, और ये हो जाएगा ट्वाइस टाइम ऑफ ओ सी। लैम्डा की वैल्यू 1 है, दोनों को ऐड करोगे ये हो जाएगा 2 ट्वाइस टाइम ऑफ ओ सी। सो आपको ये ऐसे ध्यान रखना है कि जो ये सी पॉइंट है ये ज़रूरी नहीं है कि मिड पॉइंट हो, ठीक है। अगर लैम्डा और म्यू दोनों की वैल्यू 1 हो जाती है, उस केस में ये जो है मिड पॉइंट कहलाएगा। और ये जो ओ सी है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 ट्वाइस टाइम ऑफ ओ सी। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये जो रेशियो है वो इस तरीके से डिवाइड हो रहा है। ये सी पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बट अगर हम वन ही रेशियो ले रहे हैं, 1:1 ही ले रहे हैं, तो ये उस केस में मिड पॉइंट होगा। अप्लाई कैसे करना है वो आप समझ लीजिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से। एक क्वाड्रिलेटर हमें गिवन है, ये हो गया दूसरा साइड, इसको हम सी बोल देते हैं, दिस इज डी, दिस इज ए, दिस इज बी, और ये होगी इसकी थर्ड साइड। ये क्वाड्रिलेटर है और ये ओ यहाँ पर एक पॉइंट है। इस तरीके से जो फोर्सेस हैं ओ डी, ओ ए, ओ सी एंड ओ बी, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ओ पॉइंट है इसी पे फोर्स एक्ट हो रहा है, और ये जितने भी फोर्सेस हैं ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ टी, ये इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब इन सब का सम किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो यही हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। फाइंड द पॉइंट ओ इनसाइड दिस क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी सच दैट इफ अ पार्टिकल प्लेस्ड एट इट, इस पे अगर कोई पार्टिकल प्लेस किया जा रहा है इस ओ पर, if a particle placed at it be acted upon by the forces represented by OD, OC, OB and OA, it will be in equilibrium, ठीक है। तो ये वो ओ पॉइंट है जिसपे जो फोर्सेस हैं वो एक्ट किए जा रहे हैं, डायरेक्शन इस तरीके से है। तो ये प्रूफ करने के लिए मैंने मान लिया कि अपोजिट, बिल्कुल इसे कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करते हैं इसको। मैंने ओ की जगह पर मान लिया कि जी कोई पॉइंट है, जी यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जो जिसपे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ओ को ना मानकर मैंने जी को वो पॉइंट मान लिया है। अब हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको लास्ट थ्योरम में बताया। मैंने यहाँ पर ए बी पर एक मिड पॉइंट मान लिया, लेट्स से ई। मैंने सी डी पर एक मिड पॉइंट मान लिया, लेट्स से एफ, ठीक है। तो इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ये कंस्ट्रक्शन है।
इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ये भी एक कंस्ट्रक्शन है। एफ को इस तरीके से लेट करते हैं, यहाँ पर हम ई मानेंगे तो ये कंस्ट्रक्शन ई हो जाएगी, ऐसे एफ मिड पॉइंट मान लीजिए आप, ठीक है। मैंने प्रॉपर तरीके से डायग्राम नहीं बनाया, फिर मिड पॉइंट मान लीजिए। और जब हम इसको ज्वाइन करेंगे इन दोनों लाइंस को, ई और एफ को, तो उसका मिड पॉइंट जी मान लीजिए। तो 3 कंस्ट्रक्शन की है हमने, एक ई एफ की, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली, एंड जी इज अ मिड पॉइंट ऑफ दिस ई एफ। सो फ्रॉम दिस ओ ए बी ट्राइंगल हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम triangle OAB, OA plus OB, this is equals to twice time OE कह सकते हैं। in a similar way अब मैं ट्राइंगल ले रही हूँ OCD, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं जिसका F मिड पॉइंट है। सो फ्रॉम triangle OCD we can write OC plus OD, this is equals to twice time OF. Now I have equation number 1, equation number 2, इन दोनों को ऐड कर देंगे, विल गेट OA, OB, OC plus OD twice time OE plus OF. Now अब यही सेम चीज़ अब हम इस वाले ट्राइंगल पे अप्लाई करेंगे, दैट इज OFE. So from triangle OEF we will get OF plus OE is equals to twice time OG. Now हम ये थर्ड हमने इक्वेशन बनाई है, इसको हम यूज़ करेंगे OF plus OE की जगह पर हम लिख सकते हैं twice time OG. This will be 4 times OG. Now अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो O पॉइंट है उस पर ये फोर्स एक्ट कर रही हैं, और कॉन्ट्रडिक्शन के लिए वो पॉइंट मैंने G माना हुआ है, तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये G पॉइंट कोई और पॉइंट नहीं है, वो O ही पॉइंट है, तो हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। अब ये जो चारों फोर्सेस हैं वो आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो इसका सम होना चाहिए इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल। नाउ मुझे ये पता लग गया कि 4 टाइम्स OG इज इक्वल्स टू 0, सो यहाँ से मुझे मिला OG इज इक्वल्स टू 0। अब OG ये जो हमने बनाया ये 0 कब होगा, जब ये पॉइंट G यहाँ पर ना होकर इसी O पर होगा, ठीक है। OG हमारा तभी 0 हो सकता है जब ये कोई दूसरा पॉइंट ना होकर ये G ही वो वाला पॉइंट हो, तभी ये 0 हो पाएगा। दैट मीन्स कि ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि G कोइंसाइड विद O, और यही हमें प्रूफ करना था कि O एक ऐसा पॉइंट है इस क्वाड्रिलेटरल का जिस पे ये सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, हेंस प्रूव्ड। बाकी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं जिसके हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़े वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।